अमेरिका के अंदर महज 45 दिनों के भीतर कानून बना दिया जाता है, जिसका नाम रखा जाता है पैट्रियट एक्ट 2001। वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज वहां के लॉ मेकर्स के ऊपर दबाव बनाती हैं और कहती हैं कि अगर आप अमेरिका के अंदर ऐसे कठोर कानून नहीं बनाएंगे तो अगला आतंकी हमला आपके ऊपर हो सकता है। जिसके बाद वहां पर बिना पढ़े, बिना कोई बहस हुए वहां पर कानून तैयार हो जाता है। जिसके बाद अमेरिका के पूरे नागरिकों को अमेरिकी सरकार के निगरानी में रहना पड़ता है, अंडर सर्विलांस रहना पड़ता है। यहां तक कि अमेरिका के मस्जिदों के अंदर स्पाई कैमरास लगाए जाते हैं। रेडिकल स्पीचेस के ऊपर नो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाती है। अमेरिका पूरी दुनिया को दो टूक में शब्दों में कह देता है कि या तो आप हमारे साथ हैं, नहीं तो आप आतंकवाद के साथ हैं। जिसके बाद हम आज 2025 में अमेरिका के अंदर कोई भी 2001 जैसा आतंकी हमला नहीं देखते हैं। वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में मस्जिदों को डिमोलिश किया जाता है, वहां पर कुरान बैन है, वहां पर प्रेयर्स आप खुले आम नहीं कर सकते, वहां पर आप दाढ़ी नहीं रख सकते मुस्लिम परिवार। और यहां तक कि अगर कोई मुस्लिम परिवार अपने बच्चों का नाम मोहम्मद के नाम पर रखना चाहते हैं तो वहां पर भी उसके बाद भी उसके ऊपर भी उनको शक की निगाहों से देखा जाता है। चाइना ये सब कुछ ये बोल के कर रहा है कि वी आर प्रिवेंटिंग एक्सट्रीमिज्म एंड गिविंग जॉब्स। हम नौकरियां दे रहे हैं, हम उग्रवाद को रोक रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ना अमेरिका को न चाइना को यूएन कुछ कहता है, ना ही कोई ह्यूमन राइट के लोग कुछ कहते हैं, क्योंकि दोनों ही देश सुपर पावर है। इन सब के बीच आपको लग रहा होगा कि आज मैं अमेरिका और चाइना का जिक्र क्यों कर रही हूं। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या हमारे देश में भी ऐसे कानूनों की जरूरत है? जब मुर्शिदाबाद जैसी घटना घटती है जहां पर हिंदुओं के घरों को चिन्हित करके जलाया जाता है, 500 परिवार पलायन करते हैं हिंदू परिवार, तो क्या हमारे देश में भी ऐसे कानूनों की जरूरत है? जब हमारे देश में, जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाती हूँ मुर्शिदाबाद में, और जब वहां पर एक हिंदू लड़का ये बात बोलता हुआ नजर आता है कि मैटर यहीं फंस जाता है कि हम 30% हैं, वो 70% हैं। आप लोग 30% और वो लोग 70%। यही मैटर है, यही मैटर है। तो क्या हमारे देश में अमेरिका और चीन जैसी स्टेप्स को लेने की जरूरत है? क्या आज हमारा देश इस मुकाम पे खड़ा हो रखा है क्या? ये हम लोगों को सोचने की बात है। अब मैं दूसरे पहलू पे बात करती हूँ। आज आप कश्मीर की घाटी में डल लेक के पास, लाल चौक के पास प्रदर्शन देख रहे हैं। वहां के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि टूरिस्ट हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं। अगर कश्मीर के अंदर सालों पहले ये आवाज आती कि इंडियन आर्मी हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं, अगर बुरहान वानी को आतंकी समझा जाता, अगर अफजल गुरु को आतंकी समझा जाता, तो शायद आज कश्मीर की हालत ऐसी नहीं होती। आज वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि वहां पर टूरिज्म का खतरा है। वहां के लोगों को लग रहा है कि हमारे धरती के ऊपर ऐसी घटना घटी है तो कहीं हमारा टूरिज्म ना खत्म हो जाए, क्योंकि कश्मीर पूरी तरीके से टूरिज्म पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं आपको अपनी रिपोर्टिंग्स की बात करूं, जब मैं कश्मीर इलेक्शन वहां पर कवरेज करने गई थी तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की थी और मैंने उन सबको वीडियो बना करके मैंने अपने चैनल पर भी डाला था। और उन लोगों ने क्या क्या कहा था वो आज आप इस वीडियो के अंदर देखिए। अब्दुल गुरु को बेगुनाह मानते हैं? तो देखिए, हम वो भी कहते हैं, मैं कह रहा हूँ वाकई अब्दुल गुरु बेगुनाह ही थे, बेगुनाह ही थे। उसने, उसका कोई हिस्सा किरदार ही नहीं था उस जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ। पैसे पहुंचाएं और तमाम तरीके की चीजें की। या हमारा, हम मुस्लिम है यहाँ पर, यहाँ हिंदू राज नहीं चलेगा, यहाँ हिंदू से यहाँ हिंदू कोई बसना नहीं चाहिए। हिंदुओं से दिक्कत है कुछ? हाँ, यहाँ पर हिंदू राज किस लिए है? हम मुसलमान हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर मुसलमान हैं, कि नहीं? ये हमारा धरती है, हमसे क्यों छीनेगा इंडिया? क्या मकसद है उसमें? इंडिया को क्या मकसद है? कहाँ है वो? उनका फांसी लगा, हम फिर अफजल गुरु को फांसी क्यों लगा? अफजल गुरु को फांसी क्यों लगा? हमारे गांव में कोई मंदिर नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई आपके गांव में कोई मंदिर बना है तो फिर हमारी मिसाल, हमारे यहाँ आंगन में, जमीन में वो ठीक नहीं है, हम उसको जलाएंगे और क्या करेंगे? मंदिर को जलाएंगे और क्या करेंगे? बुरहान वानी का नाम सुना है? हाँ। कौन था? बुरहान वानी है तो वो क्या, कौन था? वो मुजाहिदों का आगे है वो। हाँ? मुजाहिद है ना वो, मुजाहिद है ना।
आप उसको शहीद मानते हैं? और क्या? शहीद है हाँ, और क्या? हम जैसे दिल्ली के लोग हैं ना, तो हम लोग उसको आतंकी कहते हैं। वो तो कहना ही है। ये जो आपको आर्मी ऑफिसर दिख रहे हैं, इन कितने सारे आर्मी ऑफिसर्स को मारा उसने। ये भी शहीद जाते हैं अपने देश के लिए, वो भी शहीद जाते हैं। तो बुरहान किसके लिए शहीद है? वो भी कौम के लिए शहीद हो गए। कौम के लिए शहीद। एक भाई साहब, आपने इस वीडियो को देखा तो उनमें आपने देखा 3 लोगों को देखा। एक भाई साहब कह रहे हैं कि हमारे कश्मीर में हिंदू राज नहीं चलेगा। ये वही कश्मीर है जहाँ पे धर्म पूछ करके गोली मार दी गई। दूसरे भाई साहब से जब मैंने पूछा कि बुरहान वानी के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा कि बुरहान वानी मुजाहिदीन ही था, अपनी कौम के लिए उसने लड़ाई लड़ी है। तीसरे भाई साहब ने तो ये कह दिया, वो चुनाव वहां पर लड़ रहे थे, इस बार का असेंबली इलेक्शन वो वहां पर लड़ रहे थे। उन्होंने ये कहा कि अफजल गुरु तो बेगुनाह था, उसकी कोई गलती ही नहीं थी। तो क्या इन सारी मानसिकताओं से लड़ने की जरूरत भारत को नहीं है क्या? आज भारत पाकिस्तान के साथ अपनी वाटर ट्रीटी को बंद करता है, ये तो पाकिस्तान को आप हैंडल कर रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसी मानसिकता है, उनको आप कैसे हैंडल करेंगे? आपको अब रुख अपनाना पड़ेगा। आप चाइना जैसा रुख नहीं अपना सकते, आप अमेरिका जैसा रुख नहीं अपना सकते, लेकिन आपको कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे कि जिसमें आप इन लोगों को कंट्रोल कर सकें। आज मुर्शिदाबाद में इतनी बड़ी घटना घटी, हिंदुओं का पलायन हुआ, 500-600 लोग एक कैदी की तरह के स्कूल में भरे गए, लेकिन हमने कितने प्रोटेस्ट देखे अपने देश में। वक्फ कानून एक बेहद जरूरी कानून है हमारे देश में, लेकिन उसके खिलाफ हम देखते हैं कितने लोग हैं। हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां वक्फ कानून के विरोध में हैं। हम देखते हैं कि जब मुर्शिदाबाद में ऐसी घटना घटती है तो वहां की मुख्यमंत्री वहां के हिंदू पीड़ित लोगों से मुलाकात करने भी नहीं जाती हैं, आज तक नहीं गई हैं। तो हमारे देश में भी ऐसे कानूनों की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, ये भी सवाल बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं हम लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ये दोनों ही देश सुपर पावर है। इन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डियों को मजबूत किया है। इनको अपने देश की इकोनॉमी के लिए दूसरे देशों को नहीं देखना पड़ता। आज चाइना इतना सक्षम है कि वो अपने देश के मुसलमानों पे इतना प्रताड़ना करता है, लेकिन उसके बावजूद OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, वो चू तक नहीं कहती। क्यों? क्योंकि चाइना का निवेश उनकी बाजारों में है। अगर चाइना अपना निवेश वहां से हटा ले तो ये पूरी तरीके से बर्बाद हो सकते हैं। इस वजह से ना UN कुछ कहता है चाइना को, ना OIC कुछ कहती है चाइना को। आज हमारे देश में ऐसे कानूनों की ज़रूरत है, और ख़ास करके ऐसे इलाकों में जहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर आप देखिए कि कहाँ पर हेट स्पीचेस दी जा रही हैं, कौन किस तरीके से लोगों को बरगला रहा है। आखिर कैसे मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घरों को चिन्हित करके उनके घरों को जलाया जाता है। इन सारी घटनाओं से हमें सीख लेनी चाहिए और कहीं ना कहीं हमें अब कोई बोल्ड स्टेप ज़रूर उठाना चाहिए। कश्मीर के अंदर आज हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाती हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि हमारे देश में NRC कितना ज़रूरी है, लेकिन NRC के खिलाफ हमारे देश के राजनीतिक दल खड़े होते हैं। हमें अमेरिका की तरफ देखना चाहिए, वहाँ पर भी अपोजिशन है, वहाँ पर भी सरकार है, लेकिन उनके देश को जब आतंकवाद से लड़ाई लड़नी थी तो वहाँ पे सब के सब एक साथ थे, और उन्होंने एक ऐसे कानून को बनाया जिसके बाद आज हम अमेरिका के अंदर ऐसी कोई घटना नहीं सुनते हैं, और वो अपनी इकोनॉमी सुपर पावर है। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना लोगों पे प्रताड़नाएं करता है। वहाँ पर सोचिए मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, और हमारे यहाँ तो रॉबर्ट वाड्रा जैसे पॉलिटिशियंस हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर, प्रियंका गांधी के हस्बैंड, वो पहलगाम की घटना के बाद बीजेपी पर निशाना करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति करेंगे तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यही सारी घटनाएं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों को ज़रूरत है कि अब थोड़ा चाबी टाइट करी जाए, और कहीं ना कहीं अगर हमें लड़ाई लड़नी है तो पाकिस्तान के साथ तो आप वाटर ट्रीटी ख़त्म कर देंगे, आप अटारी बॉर्डर बंद कर देंगे, आप वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, या फिर सब कुछ करके आप कर देंगे, लेकिन अपने देश में रह रहे लोगों से कैसे लड़ेंगे?
आज मैं कश्मीर में इस वजह से रिपोर्टिंग करने नहीं गई हूँ क्योंकि मुझे थ्रेट है वहां पर। जब मैं पिछली बार वहां पर गई थी तो श्रीनगर के सांसद ने मेरे खिलाफ ट्वीट किया था। तो हमें ज़रूरत है, ये एक हाई टाइम है कि हम अपने देश के लोगों से पहले लड़े, उसके बाद हम लोग अपनी इकोनॉमी पर फोकस करें। अगर हमारे देश की इकोनॉमी मजबूत होती है तो फिर हमारे ऊपर कोई हाथ उठाने वाला नहीं हो सकता। बहरहाल इस वीडियो का मैं समापन यही करती हूँ। आप लोगों को जो भी कहना है वो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के कह सकते हैं। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग मेरे इस वीडियो का विरोध भी कर सकते हैं, मुझे ट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप खुद ज़रा सोचिएगा, जब मैं एक मुस्लिम इलाके में जाती हूँ तो मुझे क्यों, चाहे मैं नूह की बात करूँ, चाहे मैं मेवात की बात करूँ, चाहे मैं मुर्शिदाबाद की बात करूँ, चाहे मैं बिहार की बात करूँ, वहाँ पर क्यों हिंदू लोग, चाहे मैं राजस्थान की बात करूँ, वहाँ पर क्यों हिंदू प्रताड़ित हैं? वहाँ पर वो लोग क्यों बोलते हुए नजर आते हैं कि हम क्योंकि संख्या में कम है इस वजह से हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। डेमोग्राफी चेंज आज हमारे भारतीय पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे मैं आसाम की बात करूं, चाहे मैं बंगाल की बात करूं या फिर मैं बिहार की बात करूं। तो आप इन सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल करेंगे, आज के पॉलिटिशियन को ये समझना पड़ेगा, हमारी सरकारों को ये समझना पड़ेगा और कहीं ना कहीं एक कठोर एक्शन लेने की ज़रूरत ज़रूर है। पहलगाम की घटना हम लोगों की आंखों को खोलने वाली घटना है और आज उन पॉलिटिशियंस को देखिए, वो आज आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। जो अपीजमेंट की राजनीति करते हैं वो पॉलिटिशियंस आज अपने घरों में हैं, वो आपको ग्राउंड पर नज़र नहीं आ रहे हैं। ट्वीट भी ज़्यादा करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि अगर उन्होंने कोई ट्वीट किया, क्योंकि इस बार तो धर्म पूछ के मारा गया है, वस्त्र उतार के ये चेक किया गया है कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। इस बार कलमा सुना गया है कि अगर आपको कलमा पढ़ना आता है तो आपको छोड़ दिया जाएगा। तो हमारे देश के पॉलिटिशियन जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं वो इस बार बीच मझधार में हैं कि वो इस तरफ बोलें या उस तरफ बोलें। लेकिन ये हाई टाइम है, हमें अमेरिका जैसे देशों से सीख लेनी चाहिए, हमें चाइना से सीख लेनी चाहिए कि वो अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देते हैं और सबसे पहले जो उनके मेन जड़ हैं, जो उनके देश को कमज़ोर करता है, जो उनके देश को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की कोशिश करता है, उनको वो एसिड डाल करके ख़त्म करता है। तो हम लोगों को भी कुछ वैसा ही एक्शन लेने की ज़रूरत है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।